Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go to space for clear, concise, and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chok, and in today's session, we are going to cover the topic properties of mean. So, let's get started and make your learning simple and meaningful. So, जो first property है mean की वो है sum of deviations from the mean is zero. So, sum of deviations from the mean is zero. एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो हमारे पास नंबर्स हैं 5, 8 एंड 11. डेटा सेट दिया हुआ है. इसका मीन अगर हम निकालते हैं तो क्या आ रहा है 5 प्लस 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 24 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 8. सो मीन हमारे पास आ गया 8. सो इंडिविजुअल वैल्यूज से डिविएशन अगर निकालें तो इंडिविजुअल वैल्यू 5 है फर्स्ट, उसका मीन से डिविएशन निकालें, उसको ऐड करें, दूसरे नंबर के साथ निकालें डिविएशन, फिर उसके बाद थर्ड नंबर जो दिया हुआ है उसके साथ मीन का डिविएशन निकालें. सो ये आ रहा है -3. 8 माइनस 8 इज़ 0 प्लस 11 माइनस 8 इज़ 3. सो ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0. सो देयरफॉर सम ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम द मीन इज 0. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज चेंज ऑफ ओरिजिन. सो अगर एक कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम एवरी ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट, तो मीन पे अगर ऐड किया है तो इंक्रीज हो जाएगा उसी कांस्टेंट से मीन, और अगर सब्ट्रैक्ट किया है तो डिक्रीज हो जाएगा बाय द सेम कांस्टेंट. सो अगर एडिशन का देख लेते हैं पहले. एडिशन में x इक्वल्स टू वाई प्लस ए अगर कर दें, जहाँ पे जो x हैं वो सारी वैल्यूज़ हैं, और उसका मीन क्या हो जाएगा वो भी ए से इंक्रीज हो जाएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एडिशन का एग्जाम्पल देखते हैं. सो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2, 4 और 6. तो इसका मीन क्या आ रहा है ओरिजिनली 2, 4 प्लस 6 बाई 3 विच इज़ 12 बाई 3 इक्वल्स टू 4. अब चेंज ऑफ ओरिजिन अगर अप्लाई करें तो हर वैल्यू में हमने ऐड कर दिया +5. एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो क्या आएगी 5. 2 + 5 इज 7. 4 + 5 is 9 एंड 6 + 5 is 11. तो चेंज ऑफ ओरिजिन कर दिया है, हर वैल्यू में हमने ऐड कर दिया है 5. तो इसका मीन क्या आ रहा है अगर हम वैसे कैलकुलेट करते हैं मैनुअली फॉर्मूले से तो 9 आ रहा है. अगर इसका फॉर्मूला देखें तो हम अगर इसका मीन देखें 4 है ओरिजिनल, तो अगर मैं वही कांस्टेंट इसमें ऐड कर लेती हूँ तो मीन आ जाता है. यही ये प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ ओरिजिन की. सो मीन अगर मैं मैन्युअली कैलकुलेट कर रही हूँ तब भी 9 आ रहा है, और ओरिजिनल मीन में अगर मैंने वो ऐड कर दिया कांस्टेंट तब भी 9 ही आ रहा है. सो देयरफॉर द मीन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय द सेम कांस्टेंट. अब यही एडिशन के लिए किया है तो एक बार सब्ट्रैक्शन का भी कर लेते हैं एग्जाम्पल. सो सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन में. सो अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करें एक किसी कांस्टेंट से तो मीन के अंदर भी सेम चेंज आ जाता है, कांस्टेंट से डिक्रीज हो जाती है. तो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं 2, 4, 6. इसका जो मीन आ रहा है वो आता है 4. ये ओरिजिनल है वैल्यूज़. अगर इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन करने के बाद यानी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट किया हमने वैल्यूज़ को 3 से. सो 2, 4, 6, 2 - 3 कर दिया, 4 - 3 कर दिया. सेम कांस्टेंट से सारी वैल्यूज़ को 3 से माइनस करने के बाद आ रही हैं वैल्यूज़ -1. 4 - 3 इज़ 1 और 6 - 3 इज़ 3. तो न्यू डेटा सेट ये बन गया वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद. तो क्या कहता है ये जो ओरिजिनल जो जो नया मीन होगा वो क्या होगा, जो पुराना मीन था 4 में भी 3 को माइनस करके 1 आ जाएगा. अब निकाल के भी देख लेते हैं इसको मैनुअली कैसे. -1 + 1 + 3 डिवाइड बाय 3, 3/3 इज़ 1. सो चेंज ऑफ ओरिजिन की प्रॉपर्टी से भी 1 आ रहा है, और जब हमने मैनुअली कैलकुलेट किया है तब भी 1 ही
आ रहा है। सो चेंज ऑफ ओरिजिन में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की चीज़ करते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं एक कांस्टेंट से या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो वैल्यूज़ में मीन में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ चेंज ऑफ स्केल। स्केल के अंदर हम एवरी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। ओरिजिन में क्या कर रहे थे, ओरिजिन में ऐड कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे एवरी ऑब्जर्वेशन को। एवरी ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट। स्केल में क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल में क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को एक कांस्टेंट से, राइट। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद मीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मीन भी उस सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है। सो पहले मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है, हमारे पास डेटा है 2 4 6, वही सेम ले रहे हैं, मीन इसका 4 आ रहा है मैनुअली कैलकुलेट करने के बाद। चेंज ऑफ स्केल किया यानी मल्टीप्लाई किया, इसको हम एवरी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो डेटा है क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 4 इंटू 3 12 और 6 इंटू 3 18। तो ये नया डेटा सेट बन गया। अगर हम इसका मैनुअली निकालते हैं मीन तो क्या आ रहा है हमारे पास, 36/3 विच इज़ 12। अगर प्रॉपर्टी से निकालें तो कहती है कि जो ओरिजिनल मीन था उसमें भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओरिजिनल मीन क्या था 4, तो 4 इंटू 3 इज़ 12। तो अगर मैनुअली कैलकुलेट करें मीन तब भी 12 आ रहा है, और प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए करें तो भी मीन 12 ही आ रहा है। अब एग्जांपल देख लेते हैं डिवीजन का। सो डिवीजन में भी यही है, अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ को एक किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर लें तो मीन भी क्या हो जाएगा, सेम कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 6 हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, इनका जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 4, ये जो ओरिजिनल मीन है। चेंज ऑफ स्केल करने के बाद इसको हमने डिवाइड किया, एवरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो ये नया डेटा सेट क्या बन गया, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3। सो इसको दोनों चीज़ तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अगर ओरिजिनल मैनुअल मेथड से मीन को कैलकुलेट करें तो आ रहा है हमारे पास 6 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2, और अगर प्रॉपर्टीज फॉर्मूले से करें तो क्या आ रहा है, जो ओरिजिनल मीन था 4 उसमें डिवाइड कर दिया वो कांस्टेंट 2, तब भी 2 ही आ रहा है। सो दोनों वैल्यू से आंसर 2 आ रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कंबाइन कर दिया है। अगर डेटा के अंदर स्केलिंग भी करी है और शिफ्ट भी किया है, यानी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी की हुई है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी की हुई है, स्केलिंग भी की हुई है और साथ ही साथ चेंज ऑफ ओरिजिन भी किया हुआ है, इसके अंदर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मीन का, दोनों की दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो सीक्वेंशली करनी है। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एडिशन किया है कांस्टेंट से, अगर सारी इंडिविजुअल वैल्यू में ए के साथ एडिशन कर दिया, एक कांस्टेंट के साथ ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया एक कांस्टेंट के साथ, तो मीन में भी सेम चेंज आ जाएगा। ए के साथ वो एडिशन हो जाएगा मीन का और एच के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा मीन का। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। सो जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो है 2 4 6, जिसका मीन क्या है हमारे पास ओरिजिनल 4। अब नया डेटा में क्या किया है, सारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ में 5 को ऐड किया है और 3 को मल्टीप्लाई किया है, तो जो हर वैल्यू है उसमें क्या चेंज आया, तो x के अंदर चेंज आता है, 5 से ऐड किया है, 2 फर्स्ट वैल्यू है, 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 11 आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है 5 और 3 का चेंज किया है 4 में, तो वैल्यू आ रही है 17।
जो थर्ड वैल्यू बन जाती है 6 क्या बन जाएगी, 5 ऐड कर दिया और 3 मल्टीप्लाई कर दिया 6 में, तो आ रहा है 23। तो नई वैल्यूज़ बन गई 11, 17 एंड 23। इसको दोनों से निकाल लेते हैं, यानी प्रॉपर्टी से भी निकाल लेते हैं और मैनुअली भी निकाल लेते हैं। तो मैनुअली निकालेंगे तो क्या आएगा, 11 प्लस 17 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 3, जो आ रहा है 51 डिवाइड बाय 3 विच इज़ 17। अगर प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ करना है तो प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो मीन था ओरिजिनल, मीन था 4, सो मीन था 4 के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है 3 और ऐड करना है 5, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 विच इज़ 17। सो मैनुअली कैलकुलेट करके भी मीन 17 आ रहा है और प्रॉपर्टी को अगर हम प्रूफ करें तब भी 17 आ रहा है। So moving on to the next property, which is sum of squares of deviation from the mean is minimum. So question से solve कर लेते हैं पहले, फिर समझ आ जाएगा ये फॉर्मूला क्या है। So numbers हमें given है, सेम डेटा है 2 4 एंड 6, इसका जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 4। अब हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशंस फ्रॉम द मीन। सो मीन से डिविएशंस निकालनी है पहले, तो ये मीन से डिविएशंस हो गई, इंडिविजुअल वैल्यू मीन से कितना दूर है वो निकाला, ऐड किया, सम करना है, मगर इनका साथ में क्या करना है, स्क्वायर्ड डिविएशन करना है, तो डिविएशंस का स्क्वायर होना चाहिए। सो 4 माइनस मीन के साथ इसका क्या डिविएशन है उसका स्क्वायर, फिर सम कर रहे हैं हम, साथ साथ हम सम भी कर रहे हैं, प्लस जो थर्ड वैल्यू है जो है 6 माइनस मीन के साथ कितना दूर है इंडिविजुअल वैल्यू उसका स्क्वायर, और इनका सम जब हम निकालेंगे तो क्या आ रहा है सम, ये आ रहा है -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ रहा है 4 प्लस 0 प्लस 4, ये आ रहा है 8। सो ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं ये मिनिमम होंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक आर्बिट्री वैल्यू ली है, ए ले लिया हमने 3, अभी हमने मीन से निकाला था दूरी, अब हम 3 से निकालेंगे दूरी, तो यानी 2 4 6 से हम 3 से डिविएशंस ले रहे हैं आर्बिट्री नंबर से, पहले हम मीन से ले रहे थे, मीन यानी 4 से ले रहे थे, हम 3 से अगर लेंगे तो क्या आएगी, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 9 विच इज़ 11। सो जो मीन से डिविएशन आ रही थी, मीन से जो स्क्वायर करने के बाद सम आ रहा था वो कम आ रहा है, चाहे हम कोई भी और नंबर ले तो, विच कंफर्म्स दिस प्रॉपर्टी। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सेंसिटिविटी टू एक्सट्रीम वैल्यूज यानी आउटलायर्स। तो मीन जो है इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स इन द डेटा सेट। A single very large or very small value can significantly shift the mean. So हमारे पास डेटा सेट गिवन है 10, 12, 14, 16 एंड 18, तो इसका जो मीन आया वो आया 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18, सो डिवाइड बाय 5, तो इसका मीन आ रहा है हमारे पास 14। अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे इसी डेटा सेट में एक आउटलायर है, मतलब एक एक्सट्रीमली ज़्यादा वैल्यू है जो यहाँ पे हमने कंसिडर कर ली है 100, तो हम अगर उसका मीन निकालें तो मीन आ रहा है 30.4। तो आउटलायर की प्रेजेंस में ये जो मीन है ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया फ्रॉम 14 टू 30.4, जिसकी वजह से हम ये भी कहते हैं, अगर हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं जो आपका रिजल्ट आता है, तो परसेंटेज जो होता है वो मीन के बेसिस पे निकलता है, कि हम मीन कैसे निकलता था, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस। अगर हम परसेंटेज टर्म में निकाले तो इंटू 100 कर रहे थे, यानी जब हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो मीन एक बेसिक फॉर्मूला मीन का यूज़ करते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। तभी अगर हम ये कहते थे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट ने मेरी परसेंटेज गिरा दी, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ने मेरी परसेंटेज बढ़ा दी, वो इसीलिए होता था
कि अगर डेटा सेट में एक आउटलायर प्रेजेंट है, अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आ गए, तो जो मीन है वो उस पर्टिकुलर आउटलायर की तरफ मूव करने लग जाएगा, मतलब वैल्यू को, एवरेज को गिरा देगा। अगर यहीं पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो मीन क्या करेगा, मीन उस आउटलायर की तरफ मूव करने लग जाएगा और मेरी परसेंटेज को बढ़ा देगा। इसलिए हम ये कहते थे ये मेरे मैथ्स मैथ्स के अंदर मेरे कम मार्क्स आए, इसने मेरी पूरी परसेंटेज खराब कर दी। या पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है इंग्लिश या हिंदी, इसके अंदर मेरे मार्क्स बहुत अच्छा है जिसने मेरी परसेंटेज को इम्प्रूव कर दिया, क्योंकि परसेंटेज मीन के पे ही, बेसिस पे ही निकलती है। और ऑब्वियसली फिर परसेंटेज सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी मीन की, और मीन क्योंकि आउटलायर से सेंसिटिव है तो परसेंटेज भी आउटलायर से सेंसिटिव होती है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज। सो अगर दो या दो से ज़्यादा सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, सो यहाँ पे जैसे दो सीरीज दिए हैं, ग्रुप 1 दिया है जिसके अंदर उसका साइज दिया हुआ है और उसका मीन प्रोवाइडेड है, ऐसे ही ग्रुप 2 का दूसरी जो सीरीज़ दी है उसका भी हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उसका मीन गिवन है। सो कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं हम ऐसे। कंबाइंड मीन क्या होगा, n1 इंटू x1 बार प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 2 इंटू मीन ऑफ ग्रुप 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ग्रुप ए दिया हुआ है हमें, ग्रुप ए के लिए जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 10 है और उसका जो मीन है वो है 60। बी ग्रुप दिया हुआ है जिसके अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं और उसका जो मीन गिवन है ग्रुप 2 का वो है 70। सो हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू उसका मीन प्लस 20 इंटू सेकेंड ग्रुप का मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सॉल्व करके आ जाएगा कंबाइंड मीन which is 66.67. Moving on to the next property which is uniqueness. हर एक given data set के लिए arithmetic mean unique आता है, मतलब एक mean ही आएगा एक data set के लिए। Mean is based on all the observations. Calculation of mean takes into account every value in the data set. So अगर हमारे पास ये सारी values हैं तो इन सारी values को add करके mean निकलता है, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन को कंसिडर किया जाता है जब मीन को कैलकुलेट किया जाता है। यहीं पे अगर मुझे इस डेटा सेट का मीडियन निकालना है तो ये सिर्फ सेंटर में जो बड़ी वैल्यूज़ है उनको कंसिडर करेगा। अगर मुझे इसी डेटा सेट का इस तरीके से मोड निकालना है तो मोड होती है जो रिपीटेटिव वैल्यूज़ होती है, तो मोड आ गया मेरे पास 6। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू कंसिडर कर रहा है जो रिपीट कर रही है। मीडियन सिर्फ जो सेंटर में वैल्यूज होती हैं उनको कंसिडर करता है, लेकिन एक मीन ही ऐसा है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जो कंसिडर कर रहा है ऑल दी ऑब्जर्वेशंस इन दी डेटा सेट। सो मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड क्लासेस। सो अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जहाँ पे इफ़ द फर्स्ट एंड द लास्ट क्लास इंटरवल इज ओपन एंडेड, जैसे लेस दैन और मोर देन में होता था, तो एग्जैक्ट मीन ऐसी क्लास का नहीं कैलकुलेट किया जा सकता क्योंकि मिड पॉइंट नहीं निकल के आता। इसीलिए हमने सीखा था कि जो लेस दैन या मोर दैन वाली सीरीज़ हैं उनको पहले क्लास इंटरवल की फॉर्म में कैलकुलेट करना, कन्वर्ट करना पड़ता था, तभी जाके मीन की कैलकुलेशन हो पाती थी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है ये। सो this was it about this lecture on properties of mean. We'll meet you in the next lecture with a new topic. Thank you so much.